lecture. Hope you all are doing well. Today we will study about nursing assessment of fundamental of nursing year 1 semester 2. So our objectives are: describe the assessment phase of the nursing process, discuss the purpose of assessment in the nursing process, identify the skills required for nursing assessment, differentiate the three major activities involved in nursing assessment, describe the process of data collection, perform a nursing assessment using a functional health approach. हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसमें हम देखेंगे कि जो नर्सिंग प्रोसेस का फेज है असेसमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे कि असेसमेंट दरअसल है क्या। देन पर्पस ऑफ असेसमेंट, हम असेसमेंट करते क्यों हैं, पर्पस क्या है, वजह क्या है। स्किल रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग असेसमेंट, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक नर्स के पास होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे से परफेक्ट असेसमेंट कर सके क्लाइंट की। उसके अलावा 3 मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन नर्सिंग प्रोसेस, वो कौन सी 3 मेजर एक्टिविटीज़ है जो कि नर्सिंग असेसमेंट में यूज़ होती है। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे कि डेटा कलेक्शन कैसे है, ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारा जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल हेल्थ अप्रोच, इसकी मैं अलग से लेक्चर बना के इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। तो नाउ वी मूव टू द अदर स्लाइड। Nursing assessment. Assessment is the systemic and continuous collection, organization, validation and documentation. अगर आप इस डेफिनेशन को जब भी मैंने रीड किया है इसको अच्छे से समझ लें, देन आपको असेसमेंट के एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसे कि है असेसमेंट इज़ अ सिस्टमिक, ये क्या है, एक सिस्टमिक वे है, एक सिस्टमिक मेथड है। मतलब जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टमिक वे होता है जिसके ज़रिए हम अप्रोच करते हैं नर्सिंग असेसमेंट को, ठीक है। देन कंटिन्यूस कलेक्शन, असेसमेंट है दरअसल क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब मैंने एक क्लाइंट आया और उसका डेटा कलेक्ट किया, उसने जो बताया मैंने वो अपने साथ मतलब रिकॉर्ड किया अपने पास। उसके अलावा मैंने चेक किया, ऑब्जर्व किया, उसके वाइटल साइन लिए, वो रिकॉर्ड किए, तो ये सारा क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। डेटा कलेक्शन के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमने जो डेटा लिया है उसको अब हमने ऑर्गेनाइज भी करना है कि जो चीज़ें रेलिवेंट है उसको हमने रहने देना है और जो चीज़ें इररेलेवेंट है उनको हमने एलिमिनेट कर देना है। फिर हमारे पास आ रहा है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब डबल चेक, आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, अब आप डेटा को डबल चेक करेंगे आइदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो एप्रोप्रिएट है भी या नहीं। तो डबल चेक कर ली आपने कि वैलिडेट है, आप दोबारा से पेशेंट से कंफर्म करेंगे, ठीक है। आप पूछेंगे अच्छा तो आपने ऐसे बताया था, तो इस तरीके से आपको क्या करेंगे, मतलब उसको डेटा को आपने वैलिडेट कर दिया। पहले डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर वैलिडेट किया। अब जब आप कंफर्म हो गया कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी है और डबल चेक भी है, देन आप उसको क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, अपने पास अच्छे से रिटर्न फॉर्म में रख लोगे। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कितने किस्म के डेटा होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो कि क्लाइंट खुद कहता है। सब्जेक्टिव से याद रखना सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव से सब्जेक्ट, मतलब जिसमें सब्जेक्ट खुद डेटा देता है हमें, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या होता है कि जितना भी डेटा होता है वो कहाँ से, जो सोर्स ऑफ डेटा होता है वो कौन होता है, हमारे पास क्लाइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो कि एक नर्स खुद लेती है, यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि O फॉर ऑब्जेक्टिव, O फॉर ऑब्जर्व। इसमें हमारे पास सारे हमारे वाइटल साइन आ जाते हैं। उसके अलावा गेस्चर, पोस्चर, पेशेंट किस तरीके से चल रहा है, स्किन में हम चेक करते हैं कि कौन सी वेरिएशंस है। मतलब ओवरऑल वो सारा डेटा जो हम देख कर खुद हम एवेलुएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे पास कौन सा डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। अब हमारे पास है टाइप ऑफ असेसमेंट कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं असेसमेंट के। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट वो असेसमेंट होती हैं जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। आफ्टर एडमिशन जब हम पहली बार उनकी असेसमेंट करते हैं
वो कौन सी असेसमेंट होती है? इनिशियल असेसमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो एडमिशन हमने कर लिया पेशेंट की, अब हम असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो असेसमेंट हम स्टार्ट ले रहे हैं वो कौन सी असेसमेंट है? इनिशियल असेसमेंट, ठीक है। देन है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट वो असेसमेंट होती है, जैसे कि एक पेशेंट मेरे पास आया चीफ कंप्लेन के साथ, किसी कंप्लेन के साथ आया कि मुझे फॉर एग्जांपल पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं अगर उसकी एब्डोमेन की असेसमेंट करूँगी तो वो मेरे पास क्या हो गई? ये प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट हो गई। मतलब कि हम ओवरऑल हेड टू टो पूरी बॉडी की असेसमेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। देन हमारे पास है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट कौन सी असेसमेंट होती है? जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती हैं, जैसे एक्सीडेंट केस आ गया, ये किसी के ब्रीथिंग स्टेटस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उस टाइम जो हम असेसमेंट करते हैं वो कौन सी असेसमेंट होती है? इमरजेंसी असेसमेंट होती है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? ब्रीथिंग स्टेटस। देन हमारे पास है लैब्स असेसमेंट, लाइफ जो देन हमारे पास है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट वो होती है जो कि कुछ अरसे बाद की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फॉलोअप चेकअप के लिए जाते हैं, ओपीडी जाते हैं, तो हमारी असेसमेंट होती है। देन फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 2 वीक के बाद आइएगा, 1 वीक के बाद आइएगा। फिर जो हमारी असेसमेंट होती है, मीन्स कि जिसमें गैप्स आता है टाइम का, वो हमारे पास कौन सी असेसमेंट होती है? टाइम लैप्स असेसमेंट होती है, ठीक है। फिर पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि हम असेसमेंट करते क्यों हैं, क्या पर्पस है? टू इस्टेब्लिश अ डेटा बेस। हम असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर एक डेटा बेस आ जाए। हमारे पास डेटा बेस आएगा तो ही हम डायग्नोज कर सकेंगे और तभी हम क्या अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। देन टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर। हम अगर असेसमेंट अच्छे से करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से हेल्थ को हम प्रमोट कर सकते हैं। देन टू आइडेंटिफाई क्लाइंट नीड। असेसमेंट से हमें क्लाइंट की नीड के बारे में पता लगता है। किसके बारे में पता लगता है? क्लाइंट की नीड्स के बारे में, ठीक है, कि क्लाइंट की क्या नीड्स है। देन टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इससे हमें एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम दोनों के बारे में पता लगता है। एक्चुअल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जैसे कि चीफ कंप्लेन हो गई, ये वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो आया है, ये वो प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रही है। और पोटेंशियल वो प्रॉब्लम होती है जो कि बाद में आने वाली। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है, तो पोटेंशियल इसका क्या होगा? प्रॉब्लम के मे बी इसको कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जो एक्चुअल है वो हमारे पास क्या होती है? यानी कि जो प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है वो एक्चुअल होती है, जैसे कि फ़ीवर हो गया। और पोटेंशियल कौन सी है? कि फ़ीवर किस वजह से हुआ, या फ़ीवर की वजह से ये हो सकता है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वो प्रॉब्लम जो इन फ्यूचर होनी है, वो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम होती है? पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। फिर है टू सिटिंग गोल फॉर रिकवरी। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं। जब असेसमेंट लेते हैं तो उससे हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि इस पेशेंट के गोल को रिसीव करने के लिए हमें क्या क्या सेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं। इट हेल्प इन नर्सिंग डायग्नोस। जो नर्सिंग असेसमेंट है, इसमें सबसे जो बेस्ट काम है वो नर्सिंग डायग्नोस होता है। मतलब कि अगर हमारी असेसमेंट अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, अप्रोप्रिएट होगी, तो हम बहुत अच्छे से नर्सिंग डायग्नोस तक पहुँच सकेंगे। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ। क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कितनी कुव्वत है, वो किस काबिल है, ये मालूम करने के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं। टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। और असेसमेंट में हमें ये पता लगता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, आइदर ये नॉर्मल चेंज है या फिर नेगेटिव चेंज है, ठीक है। अब हमारे पास है स्किल रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ असेसमेंट। मतलब वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि हेल्थ असेसमेंट के लिए होना ज़रूरी है। तो हमारे पास है कॉग्निटिव स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एथिकल स्किल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव स्किल मतलब आपकी थिंकिंग पावर हायर होनी चाहिए, आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग लेवल आपका होना चाहिए। आपकी थिंकिंग इस तरह होनी चाहिए कि आप एक क्लिनिकल डिसीजन बना सको। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंटिफिक मेथड, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। आपको वो मेथड आने चाहिए जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइड पे आप जाओ तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो आप में वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए अप्रोप्रिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। साइकोमोटर स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स मतलब आपके पास जैसे कि
स्किल्स होनी चाहिए, जैसे आईवी लगाना हो गया, आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। तो आपको असेसमेंट के लिए काम भी करना पड़ता है, ठीक है, आपको हाथ पैर भी हिलाने पड़ते हैं। तो ये इसके लिए आपके पास साइकोमोटर स्किल्स भी होने चाहिए, मतलब साइको एंड मोटर, ठीक है। देन इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल यानी असेसमेंट इज फीलिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है कि जब आप असेसमेंट करो तो आप फीलिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आप पेशेंट की फीलिंग की रिस्पेक्ट करें और उनके साथ ट्रस्ट डेवलप करें, उनके साथ रैपो डेवलप करें। देन हमारे पास आता है एथिकल स्किल। एथिकल स्किल्स हमारे पास है असेसमेंट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर योर प्रैक्टिस, कि आप जो भी कदम उठाएं या आप जो भी स्टेप लें, आपका हर एक स्टेप इस तरह होना चाहिए कि वो सामने वाले के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए नुकसानदाह ना हो, क्योंकि आप जो भी एक्शन करेंगे उसके लिए अकाउंटेबल आप खुद होंगे। तो आपने जो भी काम करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, मतलब आपने रिस्पॉन्सिबली हर एक काम को सर अंजाम देना है, ठीक है। और आपने अपने एथिक्स का भी और नॉर्म्स का भी क्या रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मेजर एक्टिविटीज़। वो कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ है जो कि हमें हेल्थ असेसमेंट के टाइम करनी चाहिए। तो वो है मैनेज पेशेंट केस। पेशेंट को जो केस है उसे हमने मैनेज करना है। रिकॉर्ड एंड मोनिटर वाइटल। हमने जो वाइटल्स लिए हैं उनको अच्छे से मोनिटर भी करते रहना है और रिकॉर्ड भी करते रहना है। मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड। उसके अलावा जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है उन तमाम रिकॉर्ड्स को हमने अच्छे से मेंटेन करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर पेशेंट। और हमने पेशेंट को क्या करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है। तो क्या क्या करना है हमने, मैनेज केस, रिकॉर्ड एंड मोनिटर वाइटल्स, maintain medical record and provide emotional support for the patient। अब हमारे पास है प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन में हमारे पास मेन जो चीज़ें हैं वो है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आएगा और हम उनकी हेल्थ असेसमेंट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसका प्रोसेस हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट आया, क्या उनके गेस्चर थे, क्या पोस्चर से, क्या वॉइस टोन थी, ठीक है, ग्रूम था, ग्रूम नहीं था, हाइजीन लेवल, इन सबको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद इंटरव्यू, हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, अब वो आएंगे और हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या होता है, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमने पूरा इंटरव्यू, इसकी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, उसके अलावा पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री है उन सबको क्या करना है, ड्यूरिंग इंटरव्यू कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा हेड टू टो आता है, जैसे कि आई साइड चेक करना, उनका एब्डोमेन चेक करना, साउंड चेक करना, हार्ट साउंड चेक करना, रिस्पायरेटरी स्टेटस चेक करना, रिस्पायरेशन साउंड चेक करना, स्किन चेक करना। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ गई, फिजिकल एग्जामिनेशन में आ गई। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।